तो दोस्तों, कंक्रीट वाइब्रेटर के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम इमर्शन वाइब्रेटर पर पहुंचे थे, जहां मैंने आपको बताया था मैं आपको एज पर आईएस कोड इमर्शन वाइब्रेटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आईएस कोड में इमर्शन वाइब्रेटर के बारे में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको इमर्शन वाइब्रेटर यानी कि नीडल वाइब्रेटर के आईएस कोड 3558 में ले चलूं, उससे पहले मैं आपको आईएस कोड 2505 1992 में कुछ बताना चाहता हूं वाइब्रेटर के बारे में। आईएस 2505 में जो हम वाइब्रेटर हेड यूज करते हैं उसका कौन कौन सा डाया हमारे पास अवेलेबल होता है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे क्लाउज नंबर 5.1.2 में बताया हुआ है कि आपके पास जो वाइब्रेटिंग हेड है उसका जो डाया अवेलेबल होता है वो 25 से लेकर 90 mm तक होता है। 25, 35, 40, 50, 60, 75 mm और 90 mm का आपका डायामीटर रहेगा वाइब्रेटिंग हेड का। दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है डायामीटर ऑफ वाइब्रेटिंग नीडल और मैं आपको वाइब्रेटिंग हेड के बारे में बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, आईएस कोड 2505 ने जो हमारा वाइब्रेटिंग हेड होता है उसे ही वाइब्रेटिंग नीडल कहा है। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, इन्होंने वाइब्रेटिंग हेड को ही यहाँ पर वाइब्रेटिंग नीडल कहा है, इसलिए यहाँ पर वाइब्रेटिंग हेड की जगह वाइब्रेटिंग नीडल लिखा गया है और वाइब्रेटिंग नीडल का डाया लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा वाइब्रेटिंग हेड है उसकी लेंथ कितनी होती है यह भी आईएस कोड 2505 में बताया हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो लेंथ होगी वाइब्रेटिंग नीडल की वह 300 mm से 650 के आसपास होगी। इसका जो टॉलरेंस होगा वो प्लस और माइनस 5 mm चलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 300 mm से लेकर 650 mm तक जो है आपको वाइब्रेटिंग नीडल की लेंथ देखने को मिल सकती है। लास्ट में आईएस कोड 2505 में क्लाउज नंबर 5.1.4 में वाइब्रेटिंग हेड का मास दिया हुआ है, मतलब कि उसका वजन कितना होता है। तो ये जो आपका वजन है वह डाया पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे डाया आपका चेंज होगा वैसे वैसे आपका मास भी केजी के हिसाब से वेरिएशन दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 mm का यदि मैं वाइब्रेटिंग नीडल यूज करता हूं तो मेरा जो केजी होगा वो 1 केजी का मेरा वाइब्रेटिंग हेड होगा। यदि मैं 90 mm का वाइब्रेटिंग हेड यूज करता हूं तो मेरा 6 केजी का जो है वाइब्रेटिंग हेड दिखाएगा। तो दोस्तों, आईएस कोड 2505 में यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली चीज थी कि वाइब्रेटिंग हेड कौन कौन से डाया के होते हैं और उनकी लेंथ क्या होती है और उनका वेट क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक्चुअल इमर्शन वाइब्रेटर का आईएस कोड 3558 में ले चलता हूं, जहां पर वाइब्रेटर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है जो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आईएस कोड 3558 1983 क्लाउज नंबर 3.1.1 पेज नंबर 5 पर इमर्शन वाइब्रेटिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप कंक्रीटिंग पोरिंग करते हैं तो आपको 600 mm से ज्यादा का लेयर नहीं बनाना है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट एडवाइजेबल टू हैव लेयर थिकनेस ग्रेटर देन 600 mm। क्यों? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो वाइब्रेटिंग हेड है यदि आप 600 mm से ज्यादा का लेयर बनाएंगे तो उसका इफेक्टिव डेप्थ के हिसाब से वो इतना प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा। इसलिए एज पर आईएस कोड आपको 600 mm से ज्यादा का लेयर नहीं बनाना है कंक्रीट के अंदर। मान लीजिए यदि आप कोई राफ्ट कास्ट कर रहे हैं या कोई फाउंडेशन कास्ट कर रहे हैं तो आपका जो लेयर है वह 600 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट पर 350 mm से लेकर 450 mm तक जो है लेयर बनाई जाती है कंक्रीट की। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इमर्शन वाइब्रेटर जो है आपको यूज नहीं करना है यदि आपकी कंक्रीट की थिकनेस क्या हो, लेस देन 100 mm हो। यदि आपकी कंक्रीट की थिकनेस 100 mm से कम है तो आपको इमर्शन वाइब्रेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आईएस कोड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है हैंडलिंग एंड इमर्सन वाइब्रेटर। आपका जो इमर्सन वाइब्रेटर यानी कि नीडल वाइब्रेटर है, तो उसको आपको हैंडलिंग कैसे करना है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी आप वाइब्रेटर कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करते हैं तो वो बहुत ही हैवी स्ट्रेस में रहता है। हैवी स्ट्रेस में क्यों रहता है? क्योंकि कंक्रीट में यूज होने वाले स्टोन वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वाइब्रेटिंग हेड के, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, स्ट्रेस होता रहता है और उसे रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो वाइब्रेटिंग हेड है वह डायरेक्टली जो है हार्ड सरफेस को टच ना हो, जैसे कि स्टील को, वुडन को, जिससे क्या होता है कि आपका जो वाइब्रेटिंग हेड है वह डैमेज हो सकता है, उसका बियरिंग खराब हो सकता है और आपको जो है वापस उसे मेंटेनेंस में डालना पड़ सकता है। तो ये ऑपरेटर को ध्यान में रखना है कि आपका वाइब्रेटिंग नीडल तभी चालू करे जब वह कंक्रीट के अंदर सिंक हो या कंक्रीट के अंदर डूबा हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ इमर्सन वाइब्रेटर। मतलब कि इमर्सन वाइब्रेटर के आपने डाया देखे कौन कौन से होते हैं, तो डाया के हिसाब से जो है आपको उसका एप्लीकेशन करना होता है। जनरली लोग पूछते हैं कि सर स्लैब के अंदर किस डाया का मैं नीडल यूज करूं या बीम में किस डाया का नीडल यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएस कोड में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपको किस डाया का कहां पर यूज करना है। यह कुछ चीजों पर डिपेंड करता है जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 mm और 35 mm के डाया के लिए। तो 25 और 35 mm का जो डाया होगा आपका वाइब्रेटिंग हेड का, वो आपको कहाँ यूज करना है। तो दोस्तों याद रखिए कि 25 और 35 mm का डाया आपका एकदम थिन मेंबर, थिन बोले तो एकदम पतला मेंबर है, जिसके अंदर आपका कोई भी वाइब्रेटर जा नहीं सकता है। या मान लीजिए आपको जो है लेबोरेटरी टेस्ट के लिए आपको काम में लेना है, ठीक है। दूसरा और मैं आपको ऐड करता हूं, यदि आपका बहुत ही कॉन्गेशन रेनफोर्समेंट है, मतलब कि आप जो है इतना सारा स्टील है कि उसके अंदर कोई वाइब्रेटर नीडल जा ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे के लिए आपको 25 mm और 35 mm का डाया का वाइब्रेटर यूज करना है। यहाँ लिखा हुआ है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब कि ऐसी जगह जहां पर आप कोई दूसरा नीडल आप यूज ही नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको जो है इस डाया का यूज करना है। दूसरा लिखा हुआ है सुटेबल एज ऑक्सिलरी टू लार्जर वाइब्रेटर इन प्रीसेट वर्क। इसका मतलब होता है जहां पर आप लार्जर डाया का वाइब्रेटर यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहां पर आप जो है लार्जर डाया का वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई केबल्स है, कोई डक्ट है जहां पर बहुत ही कॉन्गेशन है। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्गेशन इन द फॉर्म, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कंजेस्टेड है, आपका लार्जर डाया का वाइब्रेटर यूज नहीं हो सकता, तो वहां पर आपके 25 और 35 mm के डाया सहायक बनते हैं वहां पर कंक्रीट को वाइब्रेशन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको 25 और 35 mm का डाया आपको कहाँ यूज करना है। दूसरा है 40 mm और 50 mm का वाइब्रेटर हेड आपको कहाँ यूज करना है। तो जब भी आपका कंक्रीट वर्केबल हो, ठीक है, और आपका थिन वॉल, कॉलम, बीम, प्रीकास्ट पाइल, लाइट फ्लोर, लाइट ब्रिज डेक हो, वहां पर आप 40 mm और 50 mm का यूज कर सकते हैं। थिन मतलब कि पतली दीवार हो, कोई वर्टिकल पतली दीवार है आपकी, कॉलम है आपका, बीम है, प्रीकास्ट पाइल है, लाइट फ्लोर मतलब कि लाइट स्लैब भी बोल सकता हूं मैं। लाइट फ्लोर मतलब कि आपका स्लैब बहुत ही लाइट फ्लोर का है, आप जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो एकदम लाइट ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आप जो है 40 mm और 50 mm का डाया यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 60 mm का वाइब्रेटिंग निडल मुझे कहाँ यूज करना है। तो 60 mm का वाइब्रेटिंग निडल आपको वॉल्स में, कॉलम में, बीम में, यहाँ पर ये थिन नहीं लिखा हुआ है। थिन कहाँ लिखा हुआ था? 40 mm और 50 mm के लिए, यहाँ थिन लिखा हुआ नहीं है। यदि आपका वॉल और कॉलम व्यवस्थित साइज का है, वो पतला एकदम नहीं है, तो वहां पर आप जो है 60 mm का वाइब्रेटिंग निडल यूज कर सकते हैं। वॉल्स में हो गया, कॉलम में हो गया, बीम में हो गया, प्रीकास्ट पाइल में हो गया। यहाँ 40 और 50 mm के लिखा हुआ था लाइट फ्लोर, यहाँ लिखा हुआ है हैवी फ्लोर। ब्रिजेस डेक, यहाँ पर लाइट ब्रिजेस डेक लिखा होता है, यहाँ पर सिर्फ ब्रिजेस डेक लिखा हुआ है। और रूफ स्लैब के लिए, इसके लिए जो है आप 60 mm का जो है वाइब्रेटिंग हेड
वाइब्रेटिंग नीडल यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 75 mm का वाइब्रेटिंग हेड में कहाँ यूज करूं? तो दोस्तों आपको याद रखना, जब आप किसी मास कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं जहां पर आपका 2 क्यूबिक मीटर जो है आपका बेच के हिसाब से कंक्रीट उस मास एरिया में गिर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपको जो है 75 mm का वाइब्रेटिंग हेड यूज करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ओपन फॉर्म से, कोई ओपन फॉर्म से जहाँ कंक्रीटिंग बस आ ही रहा है, या कोई पावर हाउस है, या कोई हैवी ब्रिज बन रहा है, और या कोई फाउंडेशन है, वहां पर आपका कंक्रीट क्या होता है, कंटिन्यू आपका कंक्रीट जो है पोरिंग होता रहता है। तो ऐसी जगह पर मास कंक्रीटिंग में आपको 75 mm का वाइब्रेटिंग हेड यूज करना रहेगा। उसके बाद है 90 mm का आपको कहाँ यूज करना है? तो ये भी मास कंक्रीटिंग के लिए है, जब आपका एग्रीगेट का साइज 150 mm का हो और यहाँ पर क्या होगा 8 क्यूबिक मीटर जो है आपका बेच के हिसाब से कंक्रीटिंग डलता रहे। जैसे कि ग्रेविटी डैम में, लार्ज पियर्स में, मैसिव वॉल्स में जो है आपको जो है इस तरह का वाइब्रेटिंग हेड का यूज करना रहेगा। तो दोस्तों आसान भाषा में कहूं तो वाइब्रेटिंग हेड का डाया आपको कहां पर किसके लिए यूज करना है? एज अ सिविल इंजीनियर आपको पहले यह देखना होगा कि आप किस लोकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। आपका स्टील कांग्रेशन है या कैसा है, आपका फ्लोर लाइट है या हेवी वेट है, ठीक है। आप फाउंडेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 75 mm का यूज करना है। यदि आपका थिन वॉल और कॉलम या बीम है तो आपको 40 और 50 mm आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी यदि आपका कंजेस्टेड स्टील है तो आप 25 और 35 mm का सहायक के रूप में वाइब्रेटिंग हेड का यूज कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंडेंट है, आपको आपके लोकेशन के हिसाब से नक्की करना है कि आपको किस वाइब्रेटिंग हेड का यूज करना है। नेक्स्ट क्लाउज नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट रिकमेंडेड प्रैक्टिस। जब भी आप कंक्रीट का वाइब्रेशन करते हैं तो उसकी रिकमेंडेड प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पर क्लाउज नंबर 8.1.1 में दिया हुआ है। यहाँ दोस्तों क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि इंटरनल वाइब्रेटर का जो यूज है ना दोस्तों, वह कंक्रीट को फैलाने के लिए यूज नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट बी यूज टू स्प्रेड द कंक्रीट, मतलब कि कंक्रीट को फैलाने के लिए इंटरनल वाइब्रेटर का यूज नहीं होता है। आपको पहले कंक्रीट को उसके लोकेशन के हिसाब से डिपॉजिट कर देना है, उसके बाद ही आपको वाइब्रेटर मशीन का यूज करना है। यदि आप कंक्रीट का यूज स्प्रेड करने के लिए करते हैं तो आपका जो कंक्रीट है वह सेग्रीगेशन हो सकता है, जैसा कि मैं आपको इमेज में बता देता हूं। यहाँ आप इमेज में देखेंगे जो मेरा कंक्रीट पंप के द्वारा गिरा, उसी कंक्रीट को जो है वाइब्रेटर मशीन के द्वारा जो है क्या करा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले लेवल किया जाए उसके बाद फैलाए, तो ये हमारी रॉन्ग मेथड होगी। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज है वो खराब होगी और आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन होने का भी चांस ज्यादा है, क्योंकि आप ओवर वाइब्रेशन करेंगे। राइट साइड में आप देखेंगे कि आपका जो ये मेथड है जिसमें अंदर आप क्या कर रहे हैं, पहले आप कंक्रीट को जो है डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लेवल के हिसाब से, और उसके बाद आप जो है वाइब्रेटिंग नीडल का यूज कर कंक्रीट को वाइब्रेशन कर रहे हैं। ये आपकी राइट मेथड है। इसके अंदर आपका कंक्रीट का प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा और आपको कंक्रीट प्रॉपर स्ट्रेंथ में मिलेगा। तो इस पॉइंट पर दोस्तों ज्यादा ध्यान रखिएगा। अधिकतर कंस्ट्रक्शन साइट पर वाइब्रेटर मशीन से कंक्रीट को फैलाया जाता है, जबकि कंक्रीट को आपको फैलाना नहीं है, आपको प्रॉपर उसे वाइब्रेशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ वाइब्रेटर। ये भी आईएस कोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है, 8.3 का क्लाउज है। यह दोस्तों ऐसा कहना चाहता है, मान लीजिए आप एक फाउंडेशन की पोरिंग कर रहे हैं और वो जो फाउंडेशन का डेप्थ है वह 2 मीटर का है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि आपको लेयर टू लेयर कास्ट करना है, तो आप 600 mm की लेयर बना रहे हैं, फिर 600 mm की लेयर बना रहे हैं। इसमें मैं आपको एक चीज समझा देता हूं दोस्तों, सबसे पहली जो आपकी लेयर बनेगी वह 600 mm की नहीं बनेगी। सबसे पहली लेयर आपको 150 mm की लेयर बनानी रहेगी, उसके बाद आप सेकेंड लेयर 600 mm की बना सकते हैं। यह किसमें दिखा हुआ है, यह क्लाउज नंबर 8.2 में दिया हुआ है कि सबसे पहली लेयर आपको 150 की बनानी है, उसके बाद आप 600 mm की लेयर बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप फाउंडेशन कास्ट कर रहे हैं
और 2 मीटर की उसकी डेप्थ है और आपने फर्स्ट लेयर 150 की डाली, उसके बाद 600 mm की लेयर डाली। तो आप क्या करेंगे, 600 mm की लेयर डालने के बाद जब आप उसके ऊपर एक और लेयर डालने जाएंगे तो आपकी जो सेकेंड लेयर बनी है 600 mm की, उस पर जो आपका वाइब्रेटिंग हेड है वह सेकेंड लेयर में पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, तो पहुंचना चाहिए। IS कोड 3558 ये कहता है कि आपका वाइब्रेटिंग हेड जो है, जो आपका लेयर बन चुका है 600 mm का, उसके ऊपर यदि आप एक और लेयर डाल रहे हैं 600 mm का, तो दोनों लेयर के बीच में आपको वाइब्रेटिंग हेड जो है 100 mm से लेके 200 mm तक मिलाना है। क्यों डालना है? क्योंकि आपका जो कंक्रीट है वो होमोजेनियस और दोनों लेयर के बीच में प्रॉपर बाउंड हो जाए, इसलिए। दोस्तों मैं वापस समझा देता हूं, जब भी आपका एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कंक्रीट डलता है तो पहला लेयर जो आपका सेट हो चुका है, पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है, वह अभी फ्रेश कंक्रीट है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों लेयर के बीच में वाइब्रेटिंग हेड को 100 mm से 200 mm तक जो है उसको इमर्ज करना है, जिससे दोनों लेयर के बीच में प्रॉपर बॉन्ड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिंग एंड नंबर ऑफ इमर्शन पोजीशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। IS कोड 8.4 क्लाउज में बताया हुआ है कि जब आप इमर्शन वाइब्रेटर का यूज करते हैं तो एक इमर्शन वाइब्रेटर से दूसरे इमर्शन वाइब्रेटर के बीच में कितना अंतर रखें। तो यहाँ लिखा हुआ है 350 से लेकर 900 mm के बीच का जो है आप स्पेस रख सकते हैं। जनरली लोगों के दिमाग में रहता है कि एक बार मैंने यहाँ पर इमर्ज कर दिया मेरे वाइब्रेटर हेड को, तो दूसरे वाइब्रेटर हेड को मैं कितनी दूर पर मैं उसे रखूं। तो जनरली 350 mm से लेकर 900 mm तक आप रख सकते हैं, पर कब रख सकते हैं, जब 0.75 से 0.85 आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिलता है तब। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे होंगे जो ऑपरेटर जो है वो वाइब्रेटिंग नीडल का यूज कर रहा है, और देखो कुछ डिस्टेंस पर जो है यह वाइब्रेटिंग हेड को कंक्रीट के अंदर डुबा रहा है। तो यह कितने डिस्टेंस पर आपको करना है, एज पर IS को 350 से लेकर 900 mm। यह आपका स्पेसिंग बढ़ भी सकता है, कब, जब आपका वर्केबिलिटी ज्यादा मिले तब। वर्केबिलिटी ज्यादा होगी तो आप इसका स्पेसिंग प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। और यदि आपका कंक्रीट स्टीफ है, रिजिड है, तो आपका इसको डिस्टेंस और भी कम भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों समझ में आया आपको, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर यदि 0.75 से 0.85 है तो आपको आपका वाइब्रेटिंग हेड कंक्रीट के अंदर 350 से लेकर 900 mm के डिस्टेंस पर इसको लगाना रहेगा। अब ये कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है, मैं आपको इसका एक डेफिनेशन बता देता हूँ। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर दोस्तों क्या होता है कि जब आप कंक्रीट को डिपॉजिट करते हैं, आपको जहां पर पोरिंग करना है वहां पर, तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम होता है कंक्रीट का, ठीक है, उसके बाद जब आप उसे कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होने के बाद जो उसका वॉल्यूम होता है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को जो है हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कहते हैं। यह कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है लेबोरेटरी में निकाला जाता है। तो यदि आपका लेबोरेटरी में कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.75 से लेकर 0.85 के बीच में आता है, तो आप जो है 350 से लेकर 900 mm के बीच में वाइब्रेटिंग हेड को स्पेसिंग में आप जो है नीडल का यूज कर सकते हैं। पर यदि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर प्लस और माइनस रहता है तो उसके हिसाब से आपकी ये जो वैल्यू है प्लस और माइनस रहेगी। जैसे जैसे वर्केबिलिटी बढ़ती है तो आपका ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका कंक्रीट स्टीफ होगा, रिजिड होगा, तो आपका जो ये डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ इंसर्शन एंड विड्रॉल ऑफ द वाइब्रेटिंग हेड। दोस्तों क्लाउज नंबर 8.5 में बताया हुआ है कि जब भी आप वाइब्रेटिंग हेड को कंक्रीट में डालते हैं और डालने के बाद जब उसको विड्रॉ करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, तो ये जो आपका जो स्पीड रहेगा वो बहुत ही स्लो होना चाहिए। क्यों स्लो होना चाहिए? क्योंकि जब आप उसे निकाल रहे हैं तो उसके वाइब्रेटिंग हेड के चारों तरफ जो है वह जो कंक्रीट है वापस उसी जगह पर आता है। ये क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा हुआ है कंक्रीट टू फ्लो बैक इनटू द होल बिहाइंड द वाइब्रेटर। वाइब्रेटर हेड के पास वापस से कंक्रीट फ्लो होकर वापस बैक होता है, तो आपको स्लोली जो है आपको उसे विड्रॉ करना है। ऐसा क्लाउज नंबर 8.5 में लिखा हुआ है। आपको जो है जल्दी वाइब्रेटिंग हेड का यूज नहीं करना है कि मैं जल्दी से अंदर डालूं, जल्दी से बाहर निकालूं। ऐसा काम आपको नहीं करना है, इससे आपके कंक्रीट को इफेक्ट पड़ सकता है।
जहां पर आपका वाइब्रेटिंग हेड अंदर गया है वहां पर। क्लाउज नंबर 8.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन, कब तक जो है मुझे वाइब्रेटिंग नीडल को जो है कंक्रीट के अंदर डालकर रखना है, कितना समय मुझे इसे अंदर रखना है जिससे जो है मेरा कंक्रीट प्रॉपर कॉम्पैक्शन हो सके। तो दोस्तों आईएस कोड ने ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। आईएस कोड कहता है कि आपका जो कंक्रीट है वहां पर जो आप वाइब्रेट करेंगे वो आपको तब करना है जब वो प्लास्टिक स्टेज में हो। प्लास्टिक मतलब फ्रेश कंक्रीट हो, वो जब मूवेबल हो, ऐसा ना हो हार्ड हो गया हो। तो आपका जो कंक्रीट को आप वाइब्रेट करेंगे वो प्लास्टिक स्टेज में होना चाहिए, तब आपको करना है। और आईएस कोड में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन। ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन जो है आपका वह डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे? आपकी कंक्रीट की लेयर ऑफ हाइट क्या है, साइज और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वाइब्रेटर की, कंपोजिशन और वर्केबिलिटी क्या है कंक्रीट मिक्स का, ठीक है, ये सब चीजों जो है डिपेंड करती है। फिर भी आईएस कोड ने एक चीज लिखी है कि यदि आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.78 है तो आप जो है वाइब्रेशन को जो है 90 सेकेंड तक यूज कर सकते हैं। 90 सेकेंड तक जो है आप वाइब्रेशन को यूज कर सकते हैं यदि आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.78 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यह रिड्यूस भी हो सकता है इफ द वर्केबल मिक्सेस आर यूज्ड। वैसे इससे रिड्यूस ही होता है, इससे ज्यादा तो होता नहीं है। तो ये बात को ध्यान रखिए आप, आपका कंक्रीट जितना वर्केबल होगा, जितना मूवेबल होगा, उतना सेकेंड आपको कम लगेगा वाइब्रेशन करने के लिए, और जितना कंक्रीट आपका स्टीफ होगा, रिजिड होगा, आपको उतना ज्यादा समय लगेगा आपके कंक्रीट को वाइब्रेशन करने के लिए। आईएस कोड ने 0.78 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के लिए 90 सेकेंड दिया हुआ है। एक और चीज आईएस कोड ने यहाँ पर बताया हुआ है क्लाउज नंबर 8.6 के अंदर। आईएस कोड कहता है कि वाइब्रेटिंग हेड को आप एक ही जगह पर छोड़कर रखें, इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि वाइब्रेटिंग हेड को आप अलग अलग जगह पर जो है नंबर ऑफ प्लेसेस पर आप जो है उसे यूज करें। देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज बेटर टू इंसर्ट द वाइब्रेटिंग हेड एट अ नंबर ऑफ प्लेस, ठीक है। वाइब्रेटिंग हेड को आप इंसर्ट करेंगे नंबर ऑफ प्लेस पर, यह बेटर है। टू लीव इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी एक ही जगह पर लंबे समय तक रखने से अच्छा है कि आप वाइब्रेटिंग हेड को नंबर ऑफ प्लेस पर यूज करें, ऐसा आईएस कोड में लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि 0.78 यदि आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर है तो आपको 90 सेकेंड तक आप वाइब्रेशन कर सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन रहेगा आपका। और 0.78 मतलब कि स्टिफ मिक्सेस है आपका, मतलब स्टिफ कंक्रीट है। यदि आपका कंक्रीट वर्केबल है तो आपका यह समय जो है रिड्यूस हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर नॉर्मली 25 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक जो है आप वाइब्रेटिंग हेड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाउज नंबर 8.7। समझने लायक पॉइंट है दोस्तों कि वाइब्रेटिंग कंक्रीट एट अ जंक्शन विथ हार्डन्ड कंक्रीट। इसका मतलब है मान लीजिए एक आप स्लैब पोर कर रहे हैं और स्लैब का आधा पोर आपका हो चुका है, वह कंक्रीट आपका हार्ड हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट कंक्रीट करना है उस हार्ड कंक्रीट के पास में। तो हार्ड कंक्रीट के पास में जब भी आप आपका फ्रेश कंक्रीट डालेंगे तो वहां आपको वाइब्रेटिंग कैसे करना है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। उसके बारे में यहाँ पर आईएस कोड ने लिखा हुआ है कि आपका जो हार्डन्ड कंक्रीट है उसको आपको हैकिंग करके, रफ करके, उसके अंदर किसी तरह का ग्रीस है, लेटेंस है या लूज पार्टिकल है, उसे आपको निकाल देना है, क्लीन करना है। उसके बाद सीमेंट सैंड ग्राउट का मोटार बना 1:1 का प्रोपोर्शन बनाकर आपको क्या करना है उसके ऊपर लगाना है। उसके बाद फ्रेश कंक्रीट उसके साइड में अप्लाई करना है और वाइब्रेट करना है फ्रेश कंक्रीट के ऊपर। जब भी आप हार्डन कंक्रीट के साथ फ्रेश कंक्रीट को ज्वाइंट करते हैं तो आपको क्लाउज नंबर 8.7.1 का फॉलो करना है। वैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर आजकल बहुत सारे केमिकल अवेलेबल है जो हम यूज करते हैं हार्डन कंक्रीट पर और न्यू कंक्रीट को उसके साथ ज्वाइंट करते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो कंक्रीट हार्डन है उसे आपको रफ बनाना है, उसके अंदर किसी भी तरह का लूज पार्टिकल है वो निकाल देना है, उसे प्रॉपर क्लीन कर देना है। उसके बाद ही आपको जो है फ्रेश कंक्रीट अप्लाई कर फ्रेश कंक्रीट के ऊपर आपको वाइब्रेट अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर वाइब्रेशन। सभी टॉपिक हमारे पूरे हो चुके हैं, 2 टॉपिक बाकी है, ओवर वाइब्रेशन और रीवाइब्रेशन। ओवर वाइब्रेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं।
ओवर वाइब्रेशन का मतलब ऐसा है दोस्तों, यदि आप किसी कंक्रीट पर वाइब्रेटिंग नीडल अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद आप उसको रेगुलरली वाइब्रेटिंग नीडल अप्लाई करते जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं ओवर वाइब्रेशन। ओवर वाइब्रेशन के कारण दोस्तों क्या होता है कि आपके जो स्टोन चिप्स होते हैं वह नीचे चले जाते हैं, और जो आपके लाइटर पार्ट्स होते हैं कंक्रीट के, वह क्या होते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं, कंक्रीट के टॉप सरफेस पर आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, और जो आपका जो टॉप लेयर होता है कंक्रीट का, वो जो है इतना स्ट्रेंथ वाला नहीं होता है, ठीक है, एकदम मोटा लेयर जैसा वो बन जाता है। तो IS कोड 8.11 में ओवर वाइब्रेशन को लेकर एक अच्छी बात बताई गई है। उधर IS कोड का यह लिखना है कि यदि कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि जब वो वाइब्रेटिंग नीडल का यूज कर रहा है कंक्रीट के अंदर, तो वो तब तक ही यूज करे जब तक कि उसके अंदर एयर बबल्स निकलती रहे, ठीक है, एयर बबल्स एक्यूमुलेट होती रहे सरफेस पर, तब तक उसको यूज करना है। और जो कंक्रीट के जो लार्ज पीसेस है, स्टोन चिप्स है, वह कंक्रीट में घुले मिले हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नीचे चले जाए, घुले मिले हुए हो और एयर बबल्स निकलती हो, तब तक ही उसे वाइब्रेशन का यूज करना है। उसके बाद यदि आप यूज करेंगे तो वो ओवर वाइब्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीवाइब्रेशन। रीवाइब्रेशन के बारे में दोस्तों IS कोड ये कहता है कि रीवाइब्रेशन उसे कहते हैं जिसके अंदर एक बार कंक्रीट का वाइब्रेशन हो चुका है, अब मैं उसको सेकंड टाइम वाइब्रेशन करता हूं, उसे कहते हैं रीवाइब्रेशन। रीवाइब्रेशन दोस्तों जनरली वहां देखने को मिलता है जहां पर आपका एक लेयर ऑफ कंक्रीट हो चुका है और आप सेकंड लेयर ऑफ कंक्रीट डाल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग नीडल को बॉटम लेयर तक जो है यूज कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आपका जो कंक्रीट है नीचे लेयर का, वो रीवाइब्रेशन में यूज होता है। दोस्तों रीवाइब्रेशन कभी कभी गुड भी होता है। वो कब गुड होता है, जब आपका नीचे का लेयर जो है एकदम वर्केबल कंडीशन में है, वो आपका एकदम फ्रेश है और वो हार्डन नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपका एक बार इनिशियल वाइब्रेशन होने के बाद आप आफ्टर 1 आवर आप जब सेकेंड टाइम आप उसको वाइब्रेट करते हैं, तो ऐसे समय में आपका जो कंक्रीट है रीवाइब्रेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है, उसमें जो कोई माइनर क्रैक्स होती है वो भी निकल जाती है, जैसा कि IS कोड में लिखा हुआ है। बट एक बात का ध्यान रखना है आपको दोस्तों, रीवाइब्रेशन आपको तब नहीं करना है जब आपका कंक्रीट जो है हमेशा एक्सपोज रहने वाला है। मान लीजिए कंक्रीट करने के बाद आपकी जो सरफेस है कंक्रीट की वो खुली रहने वाली है, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्लास्टर वर्क नहीं होने वाला है, यह सरफेस आपका एक्सपोज रहने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रीवाइब्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका दोनों लेयर के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जो कि हमेशा दिखती है कि रीवाइब्रेशन के कारण जो है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच की एक लाइन ड्रॉ दिखने लग जाती है। तो रीवाइब्रेशन आपको कहाँ करना है, यह आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का फाइनल अपीयरेंस क्या रहने वाला है। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखनी है, रीवाइब्रेशन कहाँ खराब है, तो रीवाइब्रेशन वहां खराब है जहां पर मेरा कंक्रीट हार्डन हो चुका है और हम वहां पर रीवाइब्रेशन का यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मेरे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज बिगड़ती है, कंक्रीट हार्मफुल होता है और उसके अंदर क्रैक्स और गैप्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होने वाले इमर्शन वाइब्रेटर, मतलब कि 90% तक इमर्शन वाइब्रेटर हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होता है, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है एज पर IS कोड। अब यदि आपको कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है, यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर विजिट करते हैं, तो आपको यदि कुछ खराब काम हो रहा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि एज पर IS कोड इस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह से IS कोड के हिसाब से जो काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर और कैसे होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको आगे भी प्रोवाइड करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।